हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने आपको 2 बार दाहिया बेरूत से एक बहुत ही अहम मेहमान से आपकी मुलाकात कराई है, जो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही पहुंच के साथ वहां पर उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। इसी तरह से दमिश्क से भी मैंने आपकी बात कराई है, तेहरान से भी बात कराई है, ताकि आपको ये अंदाज हो कि असल दुनिया किस तरफ जा रही है। जो कुछ हमारा गोदी मीडिया झूठी खबरें, जिसे इंटरनेशनल मीडिया कह दिया जाता है झूठा, वहां से लाता है और आपको देता है, उससे बिल्कुल दूसरी तरफ दुनिया जा रही है। ये हम कई बार महसूस कर चुके हैं और कई जानकार लोग भी इस बात को कह रहे हैं। जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अलग-अलग तरीके से कामयाबियां और नाकामियों का असेसमेंट है। इस वक्त में मेरे साथ खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो मुंबई से हैं और इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा भी वो ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम और कॉन्वॉय टू गाजा, उसमें बाकायदा लीडिंग रोल अदा कर चुके हैं 2010-11 में। और मुसलसल जब से जंग शुरू हुई है फिलिस्तीन से मुतालिक कम से कम मैं समझता हूं कि आधा दर्जन कॉन्फ्रेंसेस मुल्क में, मुल्क के बाहर कई मुल्कों में, जिसमें तुर्की, रूस भी शामिल हैं, वो आपने शिरकत की है। इसलिए जो रेजिस्टेंस के लीडर्स हैं उन तक भी पहुंच है और इंफॉर्मेशन का भंडार है। आप लोग कई बार मुझे याद दिलाते हैं कि फिरोज साहब से जरूर बात कराइए, काफी दिन हो गए। तो आज लीजिए बात करते हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये 1 साल हो गया, अब आप इस जंग को कहां देख रहे हैं? जंग जहां पहुंची है 1 साल के बाद, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इजरायली सपोर्टर है वो आई थिंक वो हैरान है कि गाजा में भी वो लोग 1 साल के बाद उसको पूरी तरीके से ले नहीं पाए। हमास अभी भी लड़ रहा है, पैलेस्टाइन की जनता अभी भी वही की वही है। और उसके बाद जो लेबनान में हमले की कोशिश की है, जमीनी हमला, उसमें तो पूरी की पूरी इजरायली आर्मी हार चुकी है। 5 दिनों से लगातार वो लोग लेबनीज बॉर्डर पे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जा नहीं पा रहे। तो वो तो है कि लैंड वॉर में तो ये लोग पूरी तरीके से हार चुके हैं। 2 बार ईरान ने इसराइल पे हमला किया, एक बार भी इसराइल ने ईरान का जवाब नहीं दे पाया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पिछले 20 साल से या 25 साल से नेतन्याहू लगातार ईरान की बात करता है। जब ईरान ने हमला किया भी तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे, इतना वीक है इसराइल। ये भी हम लोग समझ रहे। इसराइल कामयाब हुआ है इसी में जिसमें वो बदनाम हुआ है। मतलब वो बदनामी में बहुत ही कामयाब हुआ है। उसके जिस लेवल पे नरसंहार जेनोसाइड किया है गाजा में, 2 लाख से ज्यादा लोग, ये 40,000 का आंकड़ा नहीं है। लैंडसेट की रिपोर्ट है कि जो डायरेक्ट डेथ है और उसके साथ भी इनडायरेक्ट डेथ होती है। आप इंजर्ड लोग, रबल के नीचे लोग जो बीमार हो रहे हैं, जो घायल थे, दवाई नहीं है, जो भूखे भूखे से मर रहे हैं, ये संख्या एटलीस्ट 2 लाख से ज्यादा है। मतलब 8%, 23 लाख में से 8% आबादी आपकी मर चुकी है गाजा की। ये रियलिटी है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम, जेनोसाइड क्राइम हुआ है। तो 1 साल के बाद इसराइल मिलिटरी वीक है, उसके पास सिर्फ एयर पावर की ताकत है, मगर मिसाइल टू मिसाइल ये लोग के पास जवाब है, हिजबुल्लाह के पास जवाब है, ईरान के पास जवाब है, और यमनियों के पास जवाब है, इराकियों के पास जवाब है। ठीक है। तो मिसाइल टू मिसाइल ड्रोन वॉरफेयर में तो आगे है। जमीनी लड़ाई पे जो लेबनीज बॉर्डर पे देखा, जो गाजा में देखा, उसमें भी इसराइल बहुत ही वीक है। एक छोटी सी आबादी, एक छोटी सी जगह गाजा, उसको नहीं ले पाया। 1967 में जैसे 4 अरब देशों को 6 दिनों में हरा दिया, आज 1 साल के बाद वो एक छोटी गाजा पट्टी को भी नहीं दे पा रहा है। ये हाल है आज इसराइल के। तो वन इज आई थिंक इम्पोर्टेंट कि 1 साल के बाद इसराइल के लिए, जायनिस्ट जूस के लिए सपोर्ट बहुत तेजी से गिर रहा है। नंबर 2, उनका जो पूरा नैरेटिव है कि हम इटर्नल विक्टिम्स है, वो नैरेटिव खत्म हो चुका है। आज खुलकर एंटी जूइश जायनिस्ट बातें दुनिया में हो रही है। वो क्या क्या बात हो रही है वो भी बात करेंगे।
तीसरी बात की मिलिट्री पावर करके वो एक्सपोज हो चुका है कि इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, खाली जो दिवाली के बड़े जो दिखावे वाले क्रैकर बॉम्ब होते हैं कि उन्होंने बिल्डिंगों को उड़ा दी, उन्होंने अस्पताल को उड़ा दिया, स्कूल को उड़ा दिया, यही सब वो कर पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसके साथ ये भी रिपोर्ट आएगी कि डिप्लीटेड यूरेनियम बॉम्ब्स, फॉस्फोरस केमिकल वेपन्स, ये सबका इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया ये बात को लेकर है। ठीक है, उसके साथ जो अ, जो साउथ अफ्रीका ने काम किया है और आज उसके साथ दुनिया के मेजोरिटी कंट्रीज आज साउथ अफ्रीका के साथ है, 95 to 100 कंट्रीज तक साथ में है कि आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केसेस हुए उससे लीगली वेरीफाइड हो चुका है कि इजराइल के वॉर क्राइम्स क्या है। Okay, तो कोई बातें आज छुपी नहीं है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब आज अमेरिका के बाद जर्मनी उसका नंबर 2 सपोर्टर इजराइल का हथियारों में, मगर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट एक साल में जर्मनी में हुए। 4000 से ज्यादा प्रोटेस्ट जर्मनी में हो चुके हैं। ठीक है, और इनके पास अभी तरीका इतना ही बचा है कि किसका ट्विटर अकाउंट बंद करो, किसके हाथ से फिलिस्तीन का झंडा छीन लो, किसको फेसबुक से हटा दो, यूट्यूब चैनल बंद करो। मतलब इनकी जो झूठी नैरेटिव थी, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स, वो सब फेल हो रहे। लोग उनको देख भी नहीं रहे, अगर देख रहे तो बोले पूरे झूठे हैं। ठीक है, तो यो जो सोशल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड है उसी पे आज दुनिया भरोसा कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक साल के अंदर दिस इज दी पोजिशन दैट इजराइल बीन डिफीटेड ऑन द ग्राउंड। और अगले 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 और 3 साल ये जंग चलेगी तो भाई 2028 इजराइल की स्टोरी ही खत्म है। वो समझ ले। आज भी मौका है टेबल पे बैठ के बातचीत करके हल लाओ, क्योंकि आप जमीन पे तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज भी मौका है कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन लाया जाए। मगर आपको पॉलिटिकल नहीं सोल्यूशन चाहिए तो ये जंग आगे बढ़ती जाएगी। आपके टेल अवीव एयरपोर्ट से लोग अपने ड्यूअल पासपोर्ट लेकर और भागते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक साल के बाद ना किसी को छुड़ा पाए गाजा से, जो हॉस्टेज की आप बात कर रहे हो, ना उत्तर जो इलाका है उसमें आप वापस अपने लोग को बसा पाए। तो आपका साउथ का इलाका खाली है, आपका उत्तर का खाली इलाका है, सब आज सेंट्रल सो कॉल्ड इजराइल में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक साल के बाद आपके हालत हो चुके हैं। तो ये पूरी कट्टर यहूदी सरकार इजराइल को डिस्ट्रॉय कर रही है। और वो मैंने तो बोला भी था कि ये लोग का जो खात्मा होगा उनके कट्टरवाद के कारण ही होगा। अच्छा फिरोज साहब, ये बताइए कि ईरान ने हमला किया 1 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई ने जो बहुत बड़ी अहम तकरीर की है, उसमें कई अहम पहलू हैं। एक तो ये सिर्फ इजराइल के दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ ईरान के दुश्मन नहीं है, बल्कि सभी के दुश्मन है, यानी तमाम मुसलमानों के। उसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि ये अमेरिका का पागल कुत्ता है इजराइल। ये मतलब इतना बड़ा आदमी जब कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करता है तो उसके कोई मीनिंग होती है। तीसरी बात उन्होंने एक और कही, खास दो एक बातें मैं बता रहा हूं, कि इजराइल के खिलाफ हमले करने वाले लोग न सिर्फ इस इलाके की बल्कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने अरबी जबान में खुतबे में कही है, बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अरबी जबान में की है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या मीनिंग है, क्या इसका असर होगा? चूंकि अरब दुनिया के नौजवानों तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप इसमें? एक तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी कि 27 सितंबर को सैयद हसन नसरल्लाह के असैसिनेशन होता है। उसके बाद ईरान 1 अक्टूबर को उसका जवाब देती है और उसके कुछ दिनों के बाद जुम्मे को इमाम खामेनेई जनता में आकर, अवाम में आकर अपना खुतबा दे रहे हैं। और कोई लीडर होता तो कोई बंकर में जाके छुप जाता कि भाई ये तो सबको मार ही रहे। उसके बाद और इमाम खामेनेई डेफिनेटली उनके टारगेट पे तो है, मगर इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि वो खुलेआम सामने आते हैं। ईरान के लाखों लोग खुतबे सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां मिसाल होता तो पता नहीं कितने हजारों ईरानी भी मर जाते। तो ईरान के लोगों ने भी अपना करेज बता दिया, उनकी कमिटमेंट बता दी। और इमाम खामेनेई ने जो हौसला बुलंद किया है सबका, ये नंबर 1 बात। दूसरा, वो खुतबा क्लियर कट था कि ये पागल कुत्ता ही है, क्योंकि वो पागल कुत्ते के तरीके से कि अगर पागल कुत्ता गली में होता है तो हम लोग वो गली से बचकर ही निकलते हैं कि इससे कौन पंगा लेगा।
तो पहले ही दिन से इजराइल ने अपने आप को पागल कुत्ते के तरीके ही उन्होंने बर्ताव किया है कि इससे दूरी रहो, क्योंकि वो बस काटता ही है और कुछ बात तो करता नहीं है। मगर पागल कुत्ता फाइनली मौत ही मरता है, उसके कुत्ते की मौत ही होती है। तो वो टाइम भी दिख रहा है कि आइदर तुम सुधर जाओ, वरना जो हाल होता है एक पागल कुत्ते का वो आपका भी होगा। तीसरी बात है कि अमेरिका का जो पूरा, सिर्फ अमेरिका के एक सेंटेंस पे मुझे भरोसा नहीं है आजकल वो क्या बोल रहा है। एक साल से वो सीएसआर की बात कर रहे हैं, आज होगा कल होगा, हो रहा है, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अरे क्या मेहनत कर रहे हैं आप? बिलियंस और डॉलर्स और हथियार बंद कर दो, 24 घंटे के अंदर सीजफायर हो जाए, और क्या होना है, ठीक है। इसलिए जो तय कर लिया उन्होंने रोल कि नेतन्याहू गाली देगा और अमेरिका, भाई तुम भी अच्छे वो भी अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कतर जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और हमारा फुल कमिटमेंट इजराइल के साथ। तो ये जो पूरी दोगली बातें हैं, अभी कोई अमेरिका का एक स्टेटमेंट सीरियसली लेने की हमको जरूरत नहीं है। तीसरी बात कि यस, इमाम खामेनाई ने पूरी दुनिया की और खासकर मुसलमानों की यूनिटी की बात की, क्योंकि आज वेस्ट एशिया के मुसलमान मेन टारगेट पे, मगर क्रिश्चियन भी बहुत बड़े टारगेट पे। तो मगर एक स्ट्रेटेजिक बात थी कि मुस्लिम शुड यूनाइट अगेंस्ट दिस एंटायर अटैक, वो इमाम खामेनाई ने, और अरबी में बात करके तो उन्होंने अभी एक बड़ा मैसेज दिया है पूरे मिडल ईस्ट के अरब मुल्कों को, कि आप साथ में आइए, और आई थिंक अभी अ, जीत हमारी दूर नहीं है, वो हिसाब से। Okay? तो इसलिए बहुत हिस्टोरिक ये पूरी उनका एक भाषण रहा है। और कोई वर्ल्ड लीडर तो मैं सोच ही नहीं सकता कि इस्माइल हानी के असैसिनेशन के बाद जो तेहरान में मारे गए, हसन नसरल्लाह जो उनके क्लोज एलाई वो मारे गए, उसके कुछ दिनों के बाद आप आके ओपनली आप एक खुतबा दे रहे हो, ये आई डोंट नो इफ एनीबॉडी एनी अदर लीडर कुड हैव डन दिस सीरियसली। तो ये बहुत बड़ा कदम था और हिम्मत बढ़ाने की बात थी। अच्छा, एक पिछले 3-4 दिन पहले एक खबर आई थी कि ईरान के सिमनान सूबे में रेगिस्तानी इलाके में एक बड़ा जलजला महसूस किया गया, जिसको 4.6 रिश्टर स्केल पर नापा गया। कुछ मीडिया के लोगों ने ये अटकल लगाई कि हो सकता है ईरान ने परमाणु टेस्ट किया हो, और ये इलाका जलजले के लिए मशहूर भी नहीं है, जलजले यहाँ नहीं आते। क्या आपके पास किसी किस्म का, चूंकि ईरान ने ना तो डिनाई किया ना कंफर्म किया, अभी तक कोई एक बयान भी नहीं दिया ईरान ने इस बारे में, आपको क्या लगता है कि कहां तक बात पहुंची होगी? आई थिंक द फैक्ट दैट इजराइल ने वो टेस्ट के बाद, या जलजला जो भी आप बोलो, उसके बाद जो इजराइल ने कहा कि मैं मेरा अटैक पोस्टपोन करता हूं, तो मैं तो मानता हूं कि ईरान ने अपना टेस्ट कर लिया है। ठीक है? क्योंकि वो रिक्टर स्केल का मैंने देखा था कि अर्थक्वेक होता है तो उस पर क्या वेव्स आते हैं, और अगर एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उस पर क्या किस्म की वेव्स आते हैं। तो मेरा मानना है कि ईरान ने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है और उसको करना चाहता। हम जैसे लोग तो 6 महीने से बोल रहे हैं, या 1 साल से बोल रहे हैं, उसके पहले से बोल रहे थे कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेना चाहिए, वरना ये उस पर इस्तेमाल करेंगे। और जो इमाम खामेनाई के डेप्यूटी है, उन्होंने भी अभी ये बात कही थी पार्लियामेंट में, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात कही है। तो जब ट्रम्प बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब आके डालूंगा तेहरान पे, इजराइल पहले से बोल रहा है, तो अभी तक ईरान क्यों रुका था वो भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि आपके साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार नहीं, ओबामा ने जो की थी ट्रम्प ने खत्म कर दी। बाइडेन के 4 साल चल रहे, वो लिबरल ले वो बोलते हैं उनको, ठीक है, उससे भयंकर जानिस्वा है नहीं। तो पॉइंट इज के जब अमेरिका और यूरोप की कमिटमेंट है नहीं आपकी न्यूक्लियर के साथ, और इसराइल के बाद पता नहीं कितने 90, 100, 200 न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े, तो आपको डिफेंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक पागल कुत्ते के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े, ठीक है। तो द पॉइंट इज आई बिलीव कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। इसराइल ने बोला मैं पोस्टपोन करो मेरा अटैक। उसके बाद ये खबर आती है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और पेजेस्कियान, मसूद पेजेस्कियान, दोनों 11 अक्टूबर को आई थिंक उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में मिलने वाले हैं। ओके। और आज मैं पढ़ रहा था इनके भद्दुकुमार का आर्टिकल, और इनके भद्दुकुमार मैं तो मानता हूँ कि दुनिया के टॉप 5 स्ट्रेटेजिक राइटर्स में से है। रशिया और ईरान का एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी जा रही है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, लेबनीज रेजिस्टेंस,
सीरिया, इराक, ईरान और यमन, ये 6 एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाली है कि एक पे हमला हुआ तो सब आएंगे। ओके, ये बहुत नई डेवलपमेंट है। वैसे तो वो एक दूसरे के लिए तो खड़े ही है, मगर आई थिंक अभी वो उसको एक मिलिट्री पैक्ट में बदल रहे हैं, ऑफिशियल मिलिट्री पैक्ट में बदल रहे हैं। ओके, और अगर ये बात आ गई कि अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर रशिया की जिम्मेदारी बनती है, या रशिया पे जिम्मेदारी होती है तो ईरान रशिया के लिए खड़ा हो जाएगा, तो आप सोचिए कि क्या होने जा रहा है। ओके, मतलब मान लो कि लेबनान पे जो हमला चल रहा है और ईरान उसमें रोल प्ले करता है, इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो फिर रशिया आ जाता है। ओके, तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही है। और ये बलिदान जो मार्टरडम जनरल हुसैन सुलेमानी की हो, इस्माइल हानी की हो, हसन नसरल्लाह की हो, जो हुसैन सुलेमानी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मेन पिलर थे, ओके, वो आज जो जो मेहनत और बलिदान इन्होंने दिया है, आज सब उसका असर आज दिख रहा है। इजराइल के पास उसका जवाब नहीं है, अमेरिका के पास उसका जवाब नहीं है। ये बस वक्त की बात है कि ये कितने और पता नहीं कितने लाखों लोग को मारेंगे और कितने लाखों लोग शहीद होंगे, मगर आज़ादी अभी ये बचेगी नहीं। अभी ये इज़राइल को लेट गो करना ही पड़ेगा। यानी इसराइल को अब कोई नहीं बचा सकता जिस तरह से वो एक्शन ले रहा है। अच्छा, मैं अब ये समझना चाहता हूँ, आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स लेबनान में भी होंगे, सीरिया में भी होंगे, उस इलाके में आपकी अक्सर बात होती होगी, तुर्की में भी होंगे, चूंकि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं। अब लेटेस्ट अंदर से क्या कुछ है, मॉरल कितना हाई है, खास तौर पर हिजबुल्लाह के लोगों का, खास तौर पर हमास के लोगों का, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा इंसाइट बताइए कुछ। नहीं, मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले। हमारे एक दोस्त है नबील हल्लाक, वो तो एक लेफ्टिस्ट है, मैं उन्हीं से ज्यादा करके बात करता हूँ। तो इनफैक्ट जब वॉर शुरू हुई तो वो आइलैंड में थे, वो यूरोप में बहुत सारा काम करते हैं पैलेस्टाइन के लिए। तो वो आए थे और वो बोले कि हम तो इसके लिए तैयार है। मुझे टेंशन हो रहा था यहाँ बैठ के कि वहाँ क्या इजराइल होगा, और बमबारी जिस प्रकार से बिल्डिंगों पे हो रही है। मगर वो लोग क्योंकि वो झेल चुके 1970s की पूरी सिविल वॉर, इसराइल के हमले, ये सब देख चुके हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग सब देख चुके हैं और उससे ज्यादा होगा वो भी हमको पता है, मगर और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यही रास्ते से आजादी मिलेगी। तो कुछ कमाल की बात हो रही है। वही मैसेज पैलेस्टाइन से आ रहा है, वही मैसेज यहाँ से आ रहा है, लेबनान से आ रहा है। ईरान के हमारे दोस्तों, इनफैक्ट जब बेरूट में हमारे दोस्तों मरने लगे तो हमारे जो ईरान में दोस्त थे उनको भी बहुत बुरा लग रहा था कि वी आर लूजिंग आवर फ्रेंड्स। ओके, मुझे तो वही टेंशन था मेरे ईरान के दोस्तों को कि भाई ये तेहरान पे पता नहीं कौन से बड़ी हमले, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या क्या करने वाले हैं। तो वो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ईरान और रशिया ने मिलकर इसको अवॉइड कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और 7 अक्टूबर को और एक बहुत बड़ी घटना हुई, आपको पता है काजमी साहब? जी जी जी। 7 अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो 7 अक्टूबर की उसकी पैदाइश है। तो आई थिंक हाँ, ही इज टर्न 72 इयर्स नाउ। ओके, अच्छा। तो जिस आदमी ने पिछले 23-24 साल को रशिया को संभाला है, रशिया खत्म हो चुका था अंदर से, पॉलिटिकली खत्म हो चुका था, मजाक बन चुका था दुनिया में। उसके पूरे पब्लिक सेक्टर को ये लोगों ने खरीद लिया था। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, एनआरकी, क्या क्या नहीं हो गया था, पूरा केओस था। और आज वो 24 साल में पुतिन ने ये रशिया को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना लिया है। पूरे नेटो और अमेरिका के सामने एक देश ने लड़कर उनको दुनिया के सामने बता दिया कि इनकी औकात क्या है। ओके, तो और उनका ये यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीनी है या रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनमें लगातार ताकत बढ़ रही है और अब वो फॉर्मलाइज कर रहे हैं। तकरीबन तकरीबन वो, जैसा कि नेटो का अपना एग्रीमेंट है कि किसी एक पर हमला होगा तो सब उस पर उसकी जान बचाने के लिए आएंगे, तो अभी तकरीबन इसी तरह की हालत एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मल होने जा रही है, जिसमें से लेबनान सरकार थोड़ा सा कमजोर कड़ी नजर आती है, लेकिन हूथी अंसारुल्लाह यमन के और इराक के हफ्जल शाबी, असल में दुनिया के लोग, बाहर के लोग जानते नहीं है, हफ्जल शाबी इराक की फौज का हिस्सा है। फौज का हिस्सा यानी सरकार का हिस्सा है। उसको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो बस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
कि बगदाद की मर्जी के बगैर या नजफ की मर्जी के बगैर ये हमले नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, भारत जैसे देशों का क्या हाल होगा आने वाले वक्त में, जो इजराइल के साथ अब भी खड़े हैं, हथियार भी दे रहे हैं और दबे, कभी खुल करके कभी दबे लफ्जों में इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान से तेल भी चाहिए, बाकी सब जगह भी हाथ रखें। क्या ये इन इन जैसे मुल्कों का क्या हाल होगा? नहीं, मुझे तो शर्म आती है। इंडिया की जो स्टैंडिंग थी गांधी नेहरू वाली, आज हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, मुझे तो शर्म आती है। ठीक है, मगर उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि ये 7 अक्टूबर को भारत भर में शायद कोई शहर नहीं बचा होगा जहां धरने, प्रदर्शन, पब्लिक मीटिंग्स पैलेस्टाइन के लिए नहीं हुए। मैं इसी दौरान चेन्नई में था, वहां 2 बड़ी पब्लिक रैलियां हुई थी जिसमें मैं एक में था। उसके बाद में उसी दिन बेंगलोर में भी बड़ा प्रोग्राम था, मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उसके बाद में बेंगलोर गया, 7 तारीख को बड़ी पब्लिक मीटिंग थी। ठीक है, उसके बाद में भी बम्बई में हम लोगों ने कल बड़ी पब्लिक मीटिंग की। बेंगलोर में किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी। पूरे साउथ इंडिया के किसान संगठन आए थे। वहां प्रस्ताव पारित के पैलेस्टाइन के पक्ष में, कि भारत का किसान आंदोलन पैलेस्टाइन के साथ है। और जो मेन 2-4 मुद्दे हैं कि ये स्टॉप द वॉर, सीज फायर, स्टॉप वेपन सप्लाईज फ्रॉम इंडिया टू, मतलब जो हथियार जा रहे इंडिया से वो बंद करो, सीज फायर करो, और जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर भेजे जा रहे हैं वो नहीं भेजने चाहिए। ठीक है, नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो मुकदमा है वो चलना चाहिए। ये सब आज भारत का किसान आंदोलन भी कर रहा है। तो भारत में क्योंकि एक हिंदुत्व राइट विंग है जो इजराइल के साथ है, मगर आज भी जो मेजोरिटी इंडियन जनता है वो पैलेस्टाइन के साथ है। और जो मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ वो मेजोरिटी हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो आज भी मेजोरिटी हिंदू जो जनता है वो पैलेस्टाइन के साथ है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि दोनों साइड की बातें आ जाती है। एक तो जो कट्टर हिंदू टाइप है जिनको खाली वहां का मुसलमान दिख रहा है, जिसके कारण भाई मारो उनको, और कुछ उनको बात समझ में नहीं आती। मगर आई थिंक इंडिया में अभी एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से इसराइल का की आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है, वो कभी ना कभी इनको भी समझेगी, मोदी और उसकी टीम को। और अभी जो ब्रिक्स आ रहा है 22 से 24, उसमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा है। अगर मोदी सरकार ने वहां प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उसका आइसोलेशन और बढ़ेगा। ओके, हम्म। तो क्योंकि ये ब्रिक्स में 2 बातें होनी जा रही है, जो पॉलिटिकल पोजीशंस है वो भी लिए जाएंगे, मगर जो मेन है जो इकोनॉमिक पोजीशंस है, डी डॉलराइजेशन का एजेंडा, एक 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 ब्रिक्स यूनिट करेंसी की बात हो रही है, नेशनल सॉवरेन करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है, डॉलर का यूसेज कम से कम करो। उसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक माइट है अमेरिका की वो टूटने वाली है। उसके बाद कितना डॉलर और कितना बिलियंस वो दे पाएगा हमको इजराइल को देखना है। एक बहुत बड़ा तूफान आया है अमेरिका में, वो स्टेट के लिए पैसे नहीं है, लोग डूब रहे हैं वो पानी में, उनके घर बह चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं वो पूरे स्टेट के लोग। वहां पैसे की, मतलब बाइडेन वहां पैसे नहीं, बिलियंस नहीं भेज पा रहा है, वो सब यूक्रेन और इजराइल जा रहा है। तो जैसे जैसे अमेरिका की इकोनॉमी टूटेगी, गुरु टूटेगा। गुरु तो ऐसे बहुत कुछ टूट गया है यूक्रेन और अफगानिस्तान, इराक से भागने के बाद, मगर अभी जो गुरु उसका और टूटेगा, कमजोर होगा वो इकोनॉमिकली, तब और भी बातें, मतलब पूरा बैलेंस ऑफ पावर इकोनॉमिक और मिलिट्री दुनिया का पूरा बदल रहा है। और उसी से, और वैसे ही नहीं हो रहा है। गाजा का रेजिस्टेंस आज दुनिया का, पैलेस्टाइन का रेजिस्टेंस तो पिछले 100 साल से दुनिया का एक वैनगार्ड पे रहा है कि वो लड़ते रहा है, संघर्ष करते रहा है। उसका पूरा रिजल्ट अभी दिख रहा है। ये गाजा का रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए आजादी की एक किरण जैसा नजर आ रहा है, और जिस तरह से ईरान ने बहुत मजबूती से बात अपनी रखी है और हमला करके, और उसके बाद जब, अगर जैसा कि आपने कहा कि आपको यकीन है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, उसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला पोस्टपोन कर दिया है, तो अभी तो ऐसा लगता है कि दिन ब दिन रेजिस्टेंस और मजबूत होगी। कोई खास और पहलू हो जो कवर ना हुआ हो, आप अगर कुछ कहना चाहें इस मौके पर? जी जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ आपको आज। हाँ, कल हम लोग की पब्लिक मीटिंग में हम तुषार गांधी भी थे। तो कल तुषार भाई ने गांधी जी का एक कोट किया था 1938 का, कि जो हिटलर ने जर्मनी के साथ, जो रूस के साथ किया है, वो कभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो उसमें एक जंग जायज होगी। ओके, मैं जंग के खिलाफ हूं, मगर मैं आज ये बोल रहा हूँ। उन्होंने शेगांव में बात बोली थी। तो कल तुषार गांधी ने कहा
वही पैराग्राफ को कोट करते हुए कि जर्मनी के जगह पे आप इजराइल डालो, हिटलर की जगह पे आप नेतन्याहू डालो, जूस के जगह पे पैलेस्टीन और लेबनीज डालो, तो फिर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा। वो मैं आपको कोट भेजूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है। जी जी और हम लोग एक स्पेशल मीम बनाकर गांधी जी और तुषार गांधी का ये पूरा कि ये जो लोग बोल रहे थे कि ये हिंसा और आतंकवाद से आजादी वगैरह, ये बहुत फिजूल की किस्म की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि भारत की आजादी के आंदोलन में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की पूरी धारा थी, ठीक है। तो ये जो मूर्खता वाली बात जो आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा जवाब कल तुषार गांधी ने, जो महात्मा गांधी ने 1930 में दुनिया को दे दिया था, वह तुषार गांधी ने कल सबको याद दिलाकर वो दे दिया है कि आज का यानी 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 अगर महात्मा गांधी भी इस वक्त होते तो वो फिलिस्तीन की तरफ से, फिलिस्तीनियों की तरफ से दिए जाने वाले जवाब को वो सपोर्ट करते। ये बात है बहुत ही अहम। और महात्मा गांधी भी फिलिस्तीनियों के हक में खड़े होते इतने जुल्म के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब। गांधी जी तो पूरा का पूरा फिलिस्तीन के साथ ही रहे, उन्होंने एक बार भी कभी इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही याद दिला। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने कई अहम बातें की। एक तो आपने कहा कि मुझे यकीन है कि ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया है, हालांकि अभी ईरान ने सरकारी तौर पर उसको उसका ऐलान नहीं किया है। दूसरा ये भी आपने कहा कि इजराइल इसी खौफ में जवाबी हमला नहीं कर पा रहा है ईरान के खिलाफ, ताकि कोई और बड़ा उसका जवाब ना आ जाए। तो ऐसी हालत में जब अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इजराइल पर अब भरोसा नहीं करता वगैरह वगैरह, तो ऐसा तो लग रहा है कि डायनामिक्स पूरी तरह से बदल रहे हैं, हालात पूरी तरह से बदल रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा होगा हम जरूर कोशिश करेंगे आपको अपडेट करते रहें। और एक बात ईरान ने कही है कि हमारी तैयारी जो थी वो अमेरिका के खिलाफ की थी, आपके खिलाफ नहीं थी। जो हमारे मिसाइल है, जो अंडरग्राउंड बंकर है, जो हम लोगों ने पूरे ईरान में अलग अलग जगह पे डाल दिए हैं, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया था तो हम समझ गए थे कि अगली बारी हमारी है। तो हमारी तैयारी तो अमेरिका के लिए, तुम तो बहुत छोटे हो, ठीक है। और उन्हें और अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि अगर तुमने हरकत की तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे फौजी अड्डे इस पूरे इलाके में हैं। वो खुद भी खतरा महसूस कर रहा है। मगर इजराइल में कुछ 6 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, उसकी 2 या 3 कुछ गैस ऑयल वाली प्लांट्स है, ठीक है। डिस्टिलेशन के कोई 2 यूनिट्स है, तो और जो एयरफील्ड्स है, मिलिट्री टारगेट्स है। तो ईरान का है कि ये तो आधे घंटे का मामला है, कुछ तुम्हारा बचेगा नहीं, हम लोग कुछ सब कुछ उड़ा देंगे, इसलिए बाद में वो पीछे हटा। इजराइल बहुत छोटी ताकत है और उस पर ईरान बहुत कामयाबी से हमले कर सकता है, ये बात उन्होंने जाहिर कर दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।